ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के नवीन संस्थान CSIR निस्पर की। बताएंगे कैसे युवा बना सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के व्यापक क्षेत्र में करियर। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान की शुरुआत। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विज्ञान संचार के क्षेत्र में नई गति लाएगा CSIR का ये नवीन संस्थान। तारों के खत्म होने के रहस्य को उजागर करने वाला शोध। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने सुपरनोवा विस्फोट और न्यूट्रिनो कणों को लेकर निकाला नया निष्कर्ष। भारत की पहली स्वदेशी डिजाइन स्टैंडिंग व्हील चेयर अराइज। भारतीय दिव्यांगों को सुलभ और सस्ते सहायक उपकरण उपलब्ध कराने का एक सफल प्रयास। और सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं। तेजी से विकसित हो रहे भारत में ही प्रशिक्षित युवाओं को मिल सकते हैं व्यापक अवसर। 14 जनवरी को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय महत्व के एक नवीन संस्थान CSIR, राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान निस्पर की शुरुआत की। इस संस्थान को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 2 पूर्व संस्थानों निस्केयर और निस्टैट्स का संयोजन करके निर्मित किया गया है। ये दोनों ही संस्थान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विज्ञान संचार के इंटरफेस पर काम करते रहे हैं। नए संस्थान से इस क्षेत्र में और गति आएगी। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान निस्पर के रूप में देश को एक नया संस्थान मिल गया है। 14 जनवरी को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस संस्थान की आधारशिला रख केंद्र की शुरुआत कर दी। निस्पर की स्थापना वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 2 संस्थानों राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान निस्केयर और राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान निस्टैट्स का विलय कर की गई है, जो अब 2 संस्थानों की शक्ति के साथ CSIR की नई दृष्टि और अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायक होगा। कुछ साल पहले कई स्वायत्त निकायों की समीक्षा की गई थी कि क्या हम वास्तव में देश के सभी स्वायत्त निकायों को
तर्कसंगत बना सकते हैं या नहीं। इसी के तहत CSIR के संस्थानों की भी समीक्षा की गई थी। उसमें निस्केयर और निस्टैट्स जैसे CSIR के विभिन्न संस्थानों के विलय की सिफारिश की गई थी। तो ये पहला कदम है। ये विलय केवल नामों का विलय मात्र नहीं है, बल्कि एक तरह का काम करने वाले बहुत सारे लोगों को एक साथ लाना इसका लक्ष्य है, जिन्होंने निस्टैट्स और निस्केयर में एक साथ काम किया है और एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। वो एक साथ मजबूत होंगे और भविष्य के लिए राष्ट्रीय विज्ञान नीति का मार्गदर्शन कर सकते हैं, विज्ञान नीति के प्रारूप का आम जन तक संचार कर सकते हैं। यही विचार है। CSIR निस्केयर अपने विज्ञान संचार प्रकाशन, लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं, शोध पत्रिकाओं के द्वारा विज्ञान संचार का काम करता रहा है। वहीं यह संस्थान देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय का भी प्रबंधन करता रहा है और नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम का संरक्षक भी है। इसी तरह CSIR निस्टैट्स ने विज्ञान नीति अनुसंधान में एक लंबी यात्रा तय कर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के इतिहास के क्षेत्र में समृद्ध अनुभव प्राप्त किया है। ये दोनों ही संस्थान विज्ञान संचार के एक ही इंटरफेस पर सेतु की तरह कार्य करते रहे हैं। नए संस्थान निस्पर का उद्देश्य है दोनों संस्थानों की विशेषज्ञता को एक साथ लाकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति अनुसंधान और संचार के लिए विश्व स्तर पर सम्मानित थिंक टैंक और संसाधन केंद्र बनाने के लिए काम करना। ये संस्थान विज्ञान संचार को बढ़ावा देने और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्योग और समाज के बीच एक पुल के रूप में काम करेगा। आप देखेंगे साइंस पॉलिसी के बहुत कम इंस्टीट्यूट्स पूरे देश भर में हैं। साइंस पॉलिसी क्या है वही लोगों को नहीं पता है। तो साइंस कम्युनिकेशन के माध्यम से हम साइंस पॉलिसी के बारे में भी लोगों को बता पाएंगे, ताकि समाज को साइंस के जो फल हैं उसका मैक्सिमम फायदा मिल सके। तो एक सिनर्जिज्म मैं देखती हूँ नए इंस्टीट्यूशन में और एक नई ऊर्जा। कई बार हमारा सोचने का तरीका एक तरह का हो जाता है जब हम एक ही संस्था में काम करते रहते हैं। अब जब ये नई संस्था बनेगी और इसमें जब दोनों संस्थाओं के वैज्ञानिक आपस में मिलेंगे तो मुझे लगता है एक नई सोच निकल के आएगी। भारत सरकार का विचार है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। इसी दृष्टिकोण के तहत समान उद्देश्य और इंटरफेस वाले संस्थानों को जोड़कर उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाया जा रहा है। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की दिशा में ये विलय भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएंगे, बल्कि इस क्षेत्र की वैश्विक महाशक्तियों की पंक्ति में स्थापित करने में सहायक होंगे। खगोलीय अनुसंधान के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिक लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते आए हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट द्वारा ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की आकाशगंगा का पता लगाए जाने के बाद अब भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने सुपरनोवा घटना का रहस्य समझने की दिशा में महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया है। न्यूट्रिनो कणों पर किया गया IIT गुवाहाटी का यह अध्ययन तारों के खत्म होने के रहस्यों को उजागर करने में सहायक हो सकता है। एक रिपोर्ट। जब किसी विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के अंदर ढह जाता है, जिसे आम भाषा में तारे का खत्म होना कहते हैं। इस प्रक्रिया में असीमित तरंगों का एक विशाल विस्फोट होता है। इसी घटना को सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। ये विस्फोट नए तारों के जन्म की शुरुआत माने जाते हैं, इसलिए खगोल वैज्ञानिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये विशाल विस्फोट ब्रह्मांड के ऐसे रहस्यों में से एक हैं जिनके तंत्र या होने के कारणों को अभी पूरी तरह से नहीं समझा जा सका है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि सुपरनोवा विस्फोट के दौरान बड़ी संख्या में पैदा होने वाले सबसे सूक्ष्म उपपरमाणु कण यानी न्यूट्रिनो का अध्ययन कर इस रहस्य का पता लगाया जा सकता है। Whenever a supernova explosion takes place, 99% of the star's energy is emitted as neutrinos, and these neutrinos, they travel with the speed of light and are weakly interacting in nature. So these neutrinos can be a great source of information about what is exactly happening inside the star. न्यूट्रिनो वास्तव में तटस्थ उपपरमाणु कण हैं, जो काफी हद तक एक इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं, लेकिन इनमें कोई चार्ज नहीं होता। ब्रह्मांड के निर्माण के प्रमुख तत्वों में से एक माने जाने वाले न्यूट्रिनो 3 रूपों या प्रकार में मौजूद हैं।
इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। सुपरनोवा विस्फोट के दौरान ये सभी प्रकार के न्यूट्रिनो उत्सर्जित होते हैं। अब तक वैज्ञानिक सुपरनोवा विस्फोट को समझने के लिए उत्सर्जित होने वाले न्यूट्रिनो को इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और नॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो जैसे दो आसान समूहों में बांटते आए हैं, जिसमें एक जैसे प्रवाह वाले म्यूऑन और टाउ न्यूट्रिनो को एक माना जाता रहा है। लेकिन आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं के ताजा अध्ययन के अनुसार ये वर्गीकरण सही नहीं है, क्योंकि कई अध्ययनों में देखा गया है कि उच्च घनत्व में न्यूट्रिनो अपना रूप बदल सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो म्यूऑन न्यूट्रिनो बन सकते हैं और म्यूऑन न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बन सकते हैं। क्योंकि न्यूट्रिनो का घनत्व बहुत अधिक होता है, वो एक दूसरे के साथ संपर्क करना शुरू करते हैं। हालांकि ये एक दूसरे के साथ कम प्रतिक्रिया करने वाले होते हैं, लेकिन ये ऐसा है जैसे बहुत सारे न्यूट्रिनो को एक बॉक्स में रख दिया जाए और फिर वो एक दूसरे से संपर्क के लिए मजबूर हों। अब तक के अध्ययनों के मुताबिक यदि आपके पास ऐसा सेटअप है जहां इन सभी न्यूट्रिनो को एक बॉक्स में रखा जा सके और वो एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते रहें, तो इसकी प्रबल संभावना रहती है कि एक निश्चित प्रकार का न्यूट्रिनो किसी अन्य प्रकार के न्यूट्रिनो में परिवर्तित हो सकता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का एक महत्वपूर्ण अंश वास्तव में म्यूऑन न्यूट्रिनो या इसके विपरीत न्यूट्रिनो में परिवर्तित हो सकता है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर फिजिक्स म्यूनिक जर्मनी और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएस के सहयोग से आईआईटी गुवाहाटी द्वारा किए गए इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने सुपरनोवा के अंदर तीनों प्रकार के न्यूट्रिनो के तीव्र परिवर्तन का गैर रेखिक सिमुलेशन द्वारा अध्ययन किया और पाया कि सुपरनोवा के अंदर नॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के अलग अलग प्रवाह हो सकते हैं। इसलिए सुपरनोवा का अध्ययन करने के लिए सभी न्यूट्रिनो को अलग अलग देखने की जरूरत है। We for the very first time did this 3-flavor nonlinear studies of fast conversion, and what we found is that the 3-flavor results are substantially different than the 2-flavor ones. In fact, in some cases these 2-flavor results are giving exactly opposite conclusion to the 3-flavor ones. And this eventually takes us to this very important realization for treating supernova neutrinos and fast oscillations, all the flavors are essential. One cannot neglect any one of them. And in fact, this can actually hold the key to this very important question, that why certain stars, certain massive stars die in a super explosion or supernovae, and why some of them fail to become supernovae and eventually can become a black hole. शोधकर्ताओं के मुताबिक 3 रूपों का अध्ययन मौजूदा 2 रूप परिणामों को आश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है और सुपरनोवा विस्फोट जैसी खगोलीय घटना को समझने में ज्यादा सहायक हो सकता है। ये अध्ययन फिजिकल रिव्यू लेटर पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे सी ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें।
खेतीबाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेतीबाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेतीबाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेतीबाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेतीबाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। चिकित्सीय उपकरणों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आम जन को सस्ते स्वदेशी विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में भारतीय शोधकर्ताओं ने एक स्वदेशी स्टैंडिंग व्हील चेयर विकसित की है। एराइज नाम से भारत की इस पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर को भारतीय उपयोगकर्ताओं और परिस्थितियों के अनुरूप तैयार किया गया है। इस व्हील चेयर के द्वारा दिव्यांग बिना किसी की मदद के खुद उठ बैठ सकते हैं। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। व्हीलचेयर एक ऐसी खोज थी जिसने दिव्यांगों के जीवन में काफी आसानी पैदा कर दी। लेकिन कई ऐसे दिव्यांग भी हैं जिन्हें व्हीलचेयर पर बैठने और उठने के लिए भी मदद की जरूरत पड़ती है। इस समस्या को देखते हुए दुनिया भर में कई तरह की आधुनिक तकनीक वाली व्हीलचेयर का विकास हुआ, लेकिन अपनी भारी कीमतों के चलते इस तरह के उपकरण आम जरूरतमंद की पहुंच से दूर रहते हैं। दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण विकास और अनुसंधान में सक्रिय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के टीटी के पुनर्वास शोध एवं उपकरण विकास केंद्र R2D2 ने भारत की पहली स्वदेशी डिजाइन वाली स्टैंडिंग व्हील चेयर एराइज विकसित की, जो बिना किसी सहायता के दिव्यांगों को खड़े होने और बैठने में सक्षम बनाती है। इस उपकरण विकास में IIT मद्रास प्रमुख पार्टनर है। फीनिक्स हेल्थकेयर सिस्टम विनिर्माण कर रहा है और इंग्लैंड की NGO वेलकम ट्रस्ट ने आर्थिक सहयोग किया है, जिससे एक सस्ता उपकरण तैयार करने में मदद मिली है। इसके अलावा EPD बेंगलुरु, CMS वेल्लोर जैसे कई अन्य परीक्षण पार्टनर भी शामिल हैं। वेलकम फाउंडेशन इंग्लैंड के सहयोग से इस व्हील चेयर को केंद्र में ही डिजाइन और विकसित किया गया है। इसके लिए लिंक आधारित मैकेनिज्म के चलते उपयोगकर्ता खुद नियंत्रण कर जब चाहे व्हील चेयर पर खड़े हो सकते हैं और दोबारा बैठने की पोजीशन में आ सकते हैं। इसके लिए गैस स्प्रिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दिव्यांग बिना ज्यादा बल लगाए आसानी से उठ बैठ सकते हैं। सुरक्षा के तौर पर इसमें इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म है, जो नी ब्लॉक पोजीशन में नहीं होने पर व्हील चेयर को लॉक पोजीशन में रखता है। साथ ही इस व्हील चेयर के डायमेंशन मरीज के हिसाब से बदले जा सकते हैं। एराइज से जहां दिव्यांगों की दूसरों पर निर्भरता कम होगी, वहीं लंबे समय तक बैठे रहने से रक्त संचार में कमी और जख्म होने जैसी अन्य समस्याओं से भी निजात मिलेगी। एराइज स्टैंडिंग व्हीलचेयर के द्वारा हम उपयोगकर्ताओं की ऐसी प्रमुख समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं जो पारंपरिक व्हीलचेयर की सीमित कार्यक्षमता के चलते सामने आती हैं। जैसे थेरेपी के तौर पर खड़ा होना लाभकारी होता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आंख में देखना चाहते हैं। ये मुख्य मूल्य हैं जिन्हें हमने एराइज स्टैंडिंग व्हीलचेयर में जोड़ा है। हमने इन समस्याओं को समझा और पारंपरिक व्हीलचेयर में स्टैंडिंग मैकेनिज्म को जोड़ दिया, ताकि उपयोगकर्ता जब कभी भी खड़े होना चाहें तो वो इस मैकेनिज्म का उपयोग कर खुद खड़े हो सकते हैं। एफोर्डेबल हेल्थ केयर इन इंडिया के अंतर्गत शोध एवं उत्पादन साझेदारी कार्यक्रम के तहत फीनिक्स मेडिकल सिस्टम एराइज का व्यावसायिक उत्पादन कर रहा है। इस व्हीलचेयर के विकास में NGO, अस्पतालों, पुनर्वास केंद्रों, उपयोगकर्ताओं और चिकित्सकों की सलाह ली गई है। भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखकर इसकी मैकेनिकल जटिलता को कम किया गया है। भारतीय शोधकर्ताओं का ये नवाचार देश के दिव्यांगों को दैनिक कामकाज में आत्मनिर्भर बना रहा है। निर्माण से लेकर जियोटेक्निकल और संरचना विकास तक सिविल इंजीनियरिंग का एक व्यापक क्षेत्र है। यही वजह है कि इस अभियांत्रिकी में उतनी ही ज्यादा संभावनाएं भी हैं।
सरकारी विभागों और निजी कंपनियों के अलावा व्यक्तिगत स्तर तक इस क्षेत्र में अवसर मौजूद हैं। ज्ञान विज्ञान में आज बात करेंगे कि कैसे युवा सिविल इंजीनियरिंग करके अपना करियर बना सकते हैं। निर्माण कला का विकास मानव सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। आज भी प्राचीन निर्माण और संरचनाएं हमें अचंभित कर देती हैं। निर्माण के इसी विज्ञान और समझ को आज सिविल इंजीनियरिंग कहा जाता है। सामान्य घर, गगनचुंबी इमारतों से लेकर विशाल संरचनाएं सिविल इंजीनियरिंग का ही कमाल हैं। खासकर भारत जैसे विकासशील देश में जहां तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, इस क्षेत्र में करियर की अपार संभावनाएं हैं। सिविल इंजीनियरिंग शायद सबसे पुराना इंजीनियरिंग पेशा है जिसमें इमारतों सहित राजमार्ग, पुल, सुरंग, स्कूल, अस्पताल और हवाई अड्डे, बांध, परमाणु संयंत्र जैसे महत्वपूर्ण निर्माण से लेकर शहरीकरण, सीवेज सिस्टम और जल उपचार सुविधाओं जैसी परियोजनाओं पर अनुसंधान, डिजाइन और निर्माण कार्य शामिल हैं। स्मार्ट सिटीज़ का कंसेप्ट बेसिकली बैकबोन जो है वो सिविल इंजीनियर्स की है। अगर उसको स्मार्ट सिटी भी, किसी भी पर्टिकुलर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना है तो उसके लिए हमें सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनके माइंड्स की, उनकी एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि स्मार्ट हाईवेज़ पे जो काम चल रहा है, या आप इस वक्त RRTS की बात करें, दिल्ली मेरठ का जो रैपिड रेल का जो प्रोजेक्ट है, या बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट्स हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया है, ऑल वी नीड इज़ अ सिविल इंजीनियर फॉर दिस एस्पेक्ट्स। सो फ्यूचर को देखते हुए सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़नी है और कई फोल्ड्स बढ़ेगी। आमतौर पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए देश के लगभग सभी सरकारी और गैर सरकारी इंजीनियरिंग संस्थान पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं, जिनमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, BE इन सिविल इंजीनियरिंग, BTech इन सिविल इंजीनियरिंग, ME इन सिविल इंजीनियरिंग, MTech इन सिविल इंजीनियरिंग, PhD इन सिविल इंजीनियरिंग शामिल हैं। सिविल इंजीनियरिंग में कई तरह के डिप्लोमा कोर्स पॉलिटेक्निक कॉलेजों द्वारा ऑफर किए जाते हैं। अच्छे नंबरों से 10वीं पास विद्यार्थी संस्थानों की प्रवेश परीक्षा पास कर 3 साल के डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और जूनियर इंजीनियर के तौर पर करियर शुरू कर सकते हैं। स्नातक पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवार का गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान विषयों के साथ 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है, जिसके बाद JEE या समकक्ष प्रवेश परीक्षा पास कर सिविल इंजीनियरिंग के 4 वर्षीय पाठ्यक्रमों में एडमिशन लिया जा सकता है। इन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को द्रव गतिकी के सिद्धांतों की समझ, विभिन्न स्थितियों में तरल पदार्थों के गुणों की समझ, सूत्रों और समीकरणों का उपयोग जैसे विषयों के बारे में अध्ययन कराया जाता है। इन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी अलग अलग विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं, जैसे निर्माण इंजीनियर, निर्माण परियोजनाओं की देखरेख, निर्माण सामग्री गुणवत्ता परख और मानकों के अनुरूप समय पर उनका निर्मित कराने का काम करता है। जियो टेक्निकल और जियो एनवायरमेंटल इंजीनियर निर्माण परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थान, मिट्टी आदि का सत्यापन करना, संरचनाओं की दीवारों और सुरंगों के डिजाइन का कार्य करता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर लंबी अवधि की ताकत सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख निर्माण परियोजनाओं का निर्माण और निरीक्षण करते हैं, जिसमें बांध, पुल और इमारतें शामिल हैं। हाइड्रोलिक या जल संसाधन इंजीनियर शहरी जल संसाधन, सीवेज प्रणाली आदि परियोजनाओं की योजना और निर्माण पर काम करते हैं। परिवहन इंजीनियर सड़कों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों सहित परिवहन प्रणालियों की योजना, डिजाइन और रखरखाव का काम करते हैं। पर्यावरण इंजीनियर निर्माण और संरचना से जुड़ी पर्यावरणीय समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान विकसित करते हैं। सिविल का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी सिटीजन के भी जो भी कंसर्न हैं वो हम टेक ओवर करें। तो सिविल इंजीनियरिंग में चाहे रेलवे हो, ब्रिजेस हों, हाईवेज हों, बिल्डिंग्स हों, पॉल्यूशन हो, अर्थक्वेक आए, डिजास्टर मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज कवर्ड इन सिविल इंजीनियरिंग। तो
तो सिविल इंजीनियरिंग जो सही वर्ड कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग, इसीलिए कहा जाता है इट्स अ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच। आप सबसे पहले अगर कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करना है, किस पे करेंगे? सॉइल पे, यानी रॉक्स पे, उसकी स्टडी करना, तो जियोलॉजी यहाँ इन्वॉल्व हो गई। उसका ट्रोपोग्राफिक एरिया कैसा है, ज्योग्राफी इन्वॉल्व हो गई। डिफरेंस फिजिक्स में भी है, कैलकुलेशन केमिस्ट्री की है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक के बाद स्नातकोत्तर जैसे एमई या एमटेक और पीएचडी कर सकते हैं। इस क्षेत्र के नेतृत्व पदों के लिए प्रबंधन जैसे प्रशिक्षण दिए जाते हैं। डिप्लोमा या डिग्री लेने के बाद अलग अलग स्तर पर अभ्यर्थियों के लिए नौकरी के विकल्प मौजूद हैं। सरकारी निर्माण विभाग, महानगर, नगर पालिकाएं, निजी निर्माण कंपनियां देश के हर स्तर पर सिविल इंजीनियर्स को भर्ती करती हैं। इसके अलावा इच्छुक अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा व्यावसायिक इंजीनियरिंग का लाइसेंस प्राप्त कर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। कुल मिलाकर सिविल इंजीनियरिंग करियर को लेकर सतत संभावनाओं वाला क्षेत्र है। और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस का, जिसमें हम आपको देते हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों की जानकारी। सोलह जनवरी से देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में लगभग 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी गई है। इनके अलावा 50 वर्ष से अधिक और सहरुग्णता वाले 50 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग 27 करोड़ लोगों को टीका लगाए जाने की योजना है। राज्यों, जिलों और ब्लॉक स्तरों पर प्रशिक्षणों के एक हिस्से के रूप में अभी तक 61,000 से अधिक कार्यक्रम प्रबंधकों, 2 लाख टीका लगाने वालों और टीकाकरण टीम के अन्य 3.7 लाख सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। अब तक सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की 1 करोड़ से ज्यादा और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के लगभग 55 लाख टीके मुख्यालयों पर पहुंचाए जा चुके हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ये वैक्सीन का इमरजेंसी उपयोग है। कोई भी वैक्सीन 100% सुरक्षा नहीं देती। ऐसे में कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते रहना जरूरी है। एक ताज़ा अध्ययन के मुताबिक वायु प्रदूषण से बच्चों में बढ़ सकता है एनीमिया का खतरा और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वायु प्रदूषण नियंत्रण में अभी भारत को लग सकता है वक्त। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज के द्वारा किए गए संयुक्त शोध में सामने आया है कि भारत में जिला स्तर पर आउटडोर पीएम 2.5 हर 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर बढ़त के साथ औसत एनीमिया प्रसार में 1.9% की वृद्धि हुई है और औसत हीमोग्लोबिन का स्तर 0.07 प्रति डेसीलीटर घटा है। वहीं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में औसत हीमोग्लोबिन की 0.14 ग्राम प्रति डेसीलीटर की कमी दर्ज की गई है। शोधकर्ताओं ने उच्चतर पीएम 2.5 के स्तर के साथ एनीमिया के संबंध की जांच करने के लिए राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015 और 16 के आंकड़ों का इस्तेमाल किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गगनयान मिशन से जुड़े 2 फ्लाइट सर्जन रूस में अंतरिक्ष यात्रियों के इलाज का प्रशिक्षण लेंगे। गगनयान भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके तहत वर्ष 2022 में अंतरिक्ष में 3 यात्रियों को भेजने का लक्ष्य है। इसमें भेजे जाने वाले सर्जन भारतीय वायुसेना के डॉक्टर हैं और उन्हें एरोस्पेस मेडिसिन में विशेषज्ञता हासिल है। इसरो के एक अधिकारी ने बताया कि फ्लाइट सर्जन जल्द रवाना होंगे और वह रूस के फ्लाइट सर्जन से सीधे प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। अंतरिक्ष में मानव मिशन का सबसे अहम पहलू अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण है और भारतीय वायुसेना के 4 टेस्ट पायलटों को भारत के पहले मानव मिशन के लिए चुना गया है, जो पिछले साल फरवरी से ही मॉस्को के नजदीक यूरी गगारिन रिसर्च सेंटर एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण कर रहे हैं।
देश में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन वाले संरक्षित क्षेत्रों की हर साल सूची बनेगी और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश के 146 राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्यों की प्रबंधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन जारी किया। आपको बता दें, इस वक्त देश में 903 संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5% हिस्सा आता है। संरक्षित क्षेत्रों के प्रभाव का आकलन करने के क्रम में प्रबंधन प्रभावशीलता के मूल्यांकन की जरूरत होती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के मुताबिक भारत में बाघों की आबादी वैश्विक आबादी की 70%, एशियाई शेरों की आबादी 70% और तेंदुओं की आबादी 60% का होना भारत के जैव विविधता संपन्न देश होने का प्रमाण है। उन्होंने कहा है कि इस साल से प्रत्येक वर्ष देश में 10 सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पार्कों, 5 तटीय एवं समुद्री पार्कों और शीर्ष 5 चिड़ियाघरों की सूची जारी की जाएगी और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।